हाँ जी, क्या हाल है सभी के। सबसे पहले सभी को जय हिंद। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होगे, अपनी अपनी प्रिपरेशन ढंग से कर रहे होगे पूरे फोकस के साथ। जैसा कि हम छोटे छोटे कैप्सूल्स लेके आ रहे हैं, 10-10 15-15 मिनट की वीडियो, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज इन इंडिया। जैसे कि हमें पता है कि मॉडरेट्स हुआ करते थे, एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे, उसके बाद रिवॉल्यूशनरीज आए थे। तो हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज हुई हैं। बेसिकली दो फेज में हुई हैं। एक हुई है 1900 से लेके 1915 के बीच में, जिसे हम कहते हैं फेज वन, और एक हुई है 1920 1920 से 1930 के बीच में, जिसे कहते हैं हम रिवॉल्यूशनरी फेज का टू। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कौन सा फेज वन ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। ठीक है, तीन जगह पे बेसिकली हमें पढ़ना है। क्या क्या? बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। इसके अलावा इंडिया के बाहर जहां पे भी हुई है उनके बारे में देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका बॉम्बे से। बॉम्बे में सबसे पहले अगर नाम आएगा किसी का तो वो आएगा वसुदेव बलवंत फड़के। ठीक है जी, इन्होंने 1879 के अंदर रामोसी पीजेंट मूवमेंट किया था। ये एक आर्म्ड रिबेलियन था। आर्म्ड रिबेलियन मतलब जो भी इस पीजेंट मूवमेंट के अंदर जो किसान थे, जो पार्टिसिपेट करते, उन सबके पास क्या थी? बंदूकें थी, असला बारूद था। इसीलिए वसुदेव बलवंत फड़के को फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है, पुणे और उसके आसपास के रीजन में। इनको जेल में डाल दिया गया, हंगर स्ट्राइक करते हैं और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है कब? 1883 के अंदर। उसके बाद एक एपिसोड आपने सुना हो क्या? चापेकर ब्रदर्स का नाम सुना होगा। चापेकर ब्रदर्स, या चापेकर ब्रदर्स को ही नट्टू ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। तो हुआ क्या? 1896-97 के अंदर पुणे के अंदर बहुत बड़ी प्लेग की महामारी आ गई। ठीक है, जब प्लेग की महामारी आई तो वहां पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने एक एक्ट पास किया, एपिडेमिक एक्ट, जिसके तहत जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स होंगे वो कुछ भी काम कर सकते हैं, किसी की भी तलाशी कर सकते हैं, कुछ भी चेक कर सकते हैं। तो दो उसमें ऑफिशियल थे। कौन? एक ऑफिशियल रैंड और एक आयरेस्ट। ये बेसिकली करते क्या थे? ये इस पावर का गलत इस्तेमाल करते थे। मतलब सड़कों पे नंगा खड़ा कर दें, कपड़े उतारो, गलत गलत तरीके से टच करना। ठीक है, तो ये गलत फायदा उठा रहे थे। तो हुआ क्या? चापेकर बंधुओं को ये बात लग गई कि नहीं भाई, ये तो गलत हो रहा है। जब गलत हो रहा है तो तीनों भाइयों ने ऑफिशियल लैंड को गोली मार दी। जब गोली मार दी तो फिर क्या हुआ भाई? इन तीनों को, चापेकर बंधुओं को अरेस्ट किया गया और उनको फांसी दे दी गई। जब आपके बाल गंगाधर तिलक ने इनके सपोर्ट में एक आर्टिकल लिखा न्यूज़पेपर में, तो उनको भी 18 महीने के लिए जेल में डाल दिया। ठीक है, तो प्लेग कंडीशन से याद रखना क्या? चापेकर बंधु। उसके बाद आते हैं मुंबई में आपके तीसरे सबसे बड़े इंसान, क्या? विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं, राष्ट्रवाद की भावना ऑलरेडी बहुत है इनके अंदर, 1890s तक फुल मोटिवेट हो चुके हैं। इसीलिए 1898 के अंदर वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, मित्र मेला। बेसिकली मित्र मेला लोगों को, ब्रिटिशर्स को दिखाने के लिए इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें इन्होंने बोला कि हम तो पढ़ते हैं जी, स्टडी कर रहे हैं, लेकिन असल में पढ़ नहीं रहे हैं, नेशनलिज्म को डिस्कस कर रहे हैं, वो राष्ट्रवाद की विचारधारा को प्रोपागेट फैला रहे हैं। दूसरा इन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अभिनव भारत, 1904 के अंदर। अभिनव भारत के अंदर बेसिकली ये मजीनी के आइडियाज को प्रोपागेट कर रहे थे। मजीनी कौन है? मजीनी एक इटली का लीडर हुआ करता था, जिसने 1830 के अंदर इटली को यूनाइट किया था। तो ये उससे भी काफी मोटिवेटेड थे। ठीक है, तो भैया उसके ऊपर इन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था मजीनी चरित्र। उसके बाद 1905-06 के अंदर ये फर्गसन कॉलेज के अंदर पढ़ते थे, पुणे के अंदर। ठीक है, फिर श्याम किशन वर्मा एक हमारे लीडर हुआ करते थे, कहां पे? लंदन में बैठे हुए थे। उन्होंने सावरकर को कहा कि मैं तुम्हें स्कॉलरशिप दे रहा हूं, लंदन आके पढ़ो अब। ठीक है जी, पहुंच गए लंदन। लंदन पहुंचते ही क्या किया इन्होंने? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। किसने? सावरकर ने। फ्री इंडिया सोसाइटी लंदन के अंदर बनाई है, बाकी दोनों तो इंडिया के अंदर ही थी। ठीक है, इस सोसाइटी के अंदर क्या कर रहे हैं? बेसिकली लोगों को बता रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी दे रहे हैं कि भैया हमें वायलेंस करना पड़ेगा, तभी हमें रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, तभी हम ब्रिटिशर्स को भगा सकते हैं। यहीं पे इन्होंने एक किताब लिखी, इंडिया वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके ऊपर इन्होंने किताब लिखी थी। कब? 1907 के अंदर। ठीक है, फिर भाई सावरकर को लंदन के अंदर एक आदमी मिला। कौन? मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा। तो क्या हुआ? मदन लाल ढींगरा के जो पिताजी थे वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में एक अच्छी पोजीशन पे थे। अभी जो ढींगरा साहब और जो सावरकर साहब है ना, ये दोनों ही तूफानी आदमी थे कि हमें जिंदगी में कुछ तूफानी करना है। ठीक है, क्या चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के मन में भय हो, हमारा खौफ हो। तो क्या करा भैया? मदन लाल ढींगरा जी सावरकर के बन गए स्टूडेंट। ठीक है जी, अब बन गए, अब क्योंकि ये चाहते थे कि भैया हमें
फियर लाना है, हमें डर पैदा करना है ब्रिटेन के अंदर, तो क्या करेंगे, किसी को मार देते हैं। किसको मारेंगे, कोई बड़ी पोस्ट वाले आदमी को मारेंगे। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल हुआ करती थी उसके अंदर एक मेंबर था कर्जन वाइली, ठीक है। तो क्या हुआ, मदन लाल ढींगरा ने जुलाई 1909 के अंदर उस कर्जन वाइली को एक पब के अंदर गोली मार दी। जब गोली मार दी तो जैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स को पता चला, उन्होंने मदन लाल ढींगरा को पकड़ा और उसको मार दिया। जब इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि भाई ये आखिर ये हुआ कैसे, मदन लाल ढींगरा को इतनी मोटिवेशन कहां से आई, तो पता चला कि भाई वो तो सावरकर का स्टूडेंट है और वो तो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा नेशनलिस्ट आदमी है। जब है तो भैया सावरकर को डिपोर्ट कर दो इंडिया। इंडिया वापस भेज दिया गया, किसको, सावरकर को। और इसी चीज को लेके एक टेम्पलेट पब्लिश हुआ था जिसको कहते हैं ग्रेव वार्निंग, मतलब ब्रिटिशर्स वालों के लिए एक टेम्पलेट था ग्रेव वार्निंग कि तुम्हारे को भैया सावधान रहो हमसे। फिर क्या होता है, जब वापस ला रहे थे सावरकर जी को, तो सावरकर जी भैया समुद्र के अंदर कूद गए। इस हिसाब की राष्ट्रवाद की भावना थी कि वापस आते टाइम भी ये समुद्र के अंदर कूद गए, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, बहुत बड़ी चीज होती है ये। लेकिन फिर भी इनको पकड़ा और फिर फाइनली 1910 के अंदर इनको वापस लेके आए इंडिया के अंदर और सेलुलर जेल के अंदर डाल दिए, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक जेल है, काल कोठरी। वहां पे 9 साल तक रहते हैं। 1921 में सरकार से बात करते हैं कि भाई इंसानियत के नाते आप इस काल कोठरी से निकाल दो। तो 1921 में इनको यरवाड़ा जेल के अंदर ले आया जाता है, पुणे के पास, ठीक है। फिर दोबारा ये गवर्नमेंट को लिखते हैं कि भाई मेरे को बाहर छोड़ दो, मर्सी पिटीशन डालते हैं। जब मर्सी पिटीशन डाला कि बाहर छोड़ दो, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन आप पहले हमसे वादा करो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप कोई हिस्सेदारी नहीं लोगे। तो इसी बेसिस पे ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है, साइन करके। अब सर बहुत लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं कि सर इन्होंने मर्सी पिटीशन ऐसा क्यों करा, साइन क्यों नहीं करा। अरे भाई वो करना पड़ता है क्योंकि उन्हें पता है जेल के अंदर रहकर तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कम से कम बाहर इनडायरेक्टली तो हेल्प कर पाएंगे। तो ये वही काम कर रहे थे और फाइनली 1966 के अंदर इनकी हो जाती है मृत्यु, ठीक है। अब आ जाते हैं बंगाल वाले रीजन में। बंगाल के अंदर क्या क्या हुआ था, बंगाल के अंदर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था अनुशीलन समिति। बेसिकली ये जिम वाले लोग हुआ करते थे, अखाड़े वाले लोग हुआ करते थे। इसको जिम खाना, बॉडी बिल्डिंग सोसाइटी या अखाड़े भी बोला जाता है, ठीक है। ये रहे अपने सुल्तान भाई। फिर क्या हुआ, इन्होंने क्यों बनाई ये, इन्होंने इसलिए बनाई क्योंकि ये लोग अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत ज्यादा दुखी थे, किसी को भी नौकरी नहीं मिल रही थी। तो बेसिकली अनुशीलन समिति बनाने वाले बहुत सारे लोग थे, जैसे सतीश चंद्र, प्रेमनाथ मित्र, सरला देवी और जतिंद्रनाथ बनर्जी, औरबिंदो, बरिंद्रनाथ, ये आपके विवेकानंद जी के भाई हुआ करते थे, भूपेंद्रनाथ दत्ता जी, ठीक है। ये सब लोगों ने मिलकर अनुशीलन समिति बनाई। अब हुआ क्या, कुछ टाइम बाद अनुशीलन समिति में भी दरार आ गई, 2 हिस्सों में टूट गए। एक बना युगांतर और एक बना ढाका अनुशीलन समिति। तो जो आपका ढाका अनुशीलन समिति थी, इनको हेड करते थे पुलिन बिहारी दास। पुलिन बिहारी दास ढाका अनुशीलन समिति को चलाते थे। इनके आपको 2 इंपॉर्टेंट ओकेजन्स याद रखने हैं। क्या, 1908 के अंदर बारह डकैती के अंदर बेसिकली क्या हुआ था, जो जमींदार होते थे उनका घर लूट लिया जाता था और वहां से पैसे लेके भैया आम जनता को बांट दिया जाता था। रॉबिनहुड वाला काम कर रहे थे। और फिर एक है बैरसाल कॉन्स्पिरेसी। बैरसाल कॉन्स्पिरेसी बेसिकली बच्चों के एजुकेशन के रिगार्डिंग था। जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसमें जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उनको ना ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ये कहा था कि हम तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे अगर तुमने इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया। तो इसीलिए उनके खिलाफ भी एक कॉन्स्पिरेसी हुई थी। फिर इनको पकड़ लिया जाता है, जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जब बाहर आते हैं 1920 में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम है भारत सेवक संघ, ठीक है। फिर आते हैं आपके युगांतर वाले। युगांतर वाले बेसिकली 4 लोग और भी हैं, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है। जतिंद्रनाथ बनर्जी, बागा जतिन कहते हैं, औरबिंदो, ठीक है, उनका न्यूज़पेपर आता था वंदे मातरम, औरबिंदो घोष। फिर बरिंद्रनाथ घोष, ये दोनों भाई हुआ करते थे। और भूपेंद्रनाथ दत्ता, विवेकानंद जी के भाई। अब इनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने शुरू में इंडिया के अंदर स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, उसमें हेल्प करी थी। और इनमें से कुछ ही लोग, युगांतर में से कुछ लोग अब्रॉड गए, दूसरे देश गए, ताकि वहां पे भी वो इंडियन नेशनलिज्म को फैला सकें। तो तारकनाथ दास, जीडी कुमार अमेरिका गए, हेमचंद्र कनुंगो लंदन गए, ठीक है। उसके बाद आपको एक केस याद रखना है, कौन सा, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 में हुआ था। बंगाल के अंदर एक जगह है अलीपुर, उसके अंदर एक जगह आती है मुजफ्फरपुर। तो हुआ क्या, ये जो आपके 2 आदमी थे, कौन कौन, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों ने सोचा कि हम क्या करेंगे भाई, हम जज को उड़ा देंगे। एक जज था किंग्सफोर्ड, उसको उड़ा देंगे, ठीक है, जो घोड़ा गाड़ी में बैठ के जा रहा है। तो हुआ क्या, इन्होंने भाई बॉम्ब तो उड़ा दिया, लेकिन उसमें ये किंग्सफोर्ड जज नहीं मरा, उसमें 2 सिस्टर थी, 2 बहनें थी, जिनको कैनेडी लेडीज कहा जाता है, वो मर जाती हैं गलती से, ठीक है।
तो ये गलत इंफॉर्मेशन की वजह से जज तो बच गया, लेकिन ये दोनों लेडीज की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो इन दोनों को अच्छा नहीं लगा, तो प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया और खुदीराम बोस को पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिया गया। ठीक है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई कि भैया इनको पास बॉम्ब कहां से आया, तो 34 लोगों को अरेस्ट किया और घोष ब्रदर्स को अरेस्ट किया। क्यों? बरिंद्रनाथ को और आपके औरबिंदो जी को। जब एक्चुअली क्या था ना, इन दोनों भाइयों ने मिलकर एक बुक लिखी थी, आपके औरबिंदो ने और बरिंद्रनाथ जी ने, जिसका नाम था भवानी। ठीक है, उसके अंदर बॉम्ब बनाने का तरीका लिखा गया था। तो फिर इनको भी पकड़ लिया गया। तो बरिंद्रनाथ को तो कहां भेज दिया? जेल के अंदर, सेलुलर जेल के अंदर। और औरबिंदो बच गए थे, इनको सीआर दास ने, चित्तरंजन दास जी ने बचा लिया था। ठीक है, अब इन्हीं में से एक नरेंद्र गोसाई था जो कि विभीषण का काम कर गया। मतलब सर अप्रूवर का काम बन गया, सरकारी गवाह बन गया और इसने बोल दिया कि हाँ जी ये जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी है इनमें इन लोगों का हाथ है। ठीक है, फिर क्या हुआ? शमसुल असलम नाम का बंदा था, उसने डीएसपी को मार दिया कोर्ट के अंदर ही। जतिंद्र नाथ जो थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन फिर बाद में उनको छोड़ दिया गया 1911 में, क्योंकि ज्यादा एविडेंस मिले ही नहीं। ठीक है, ये है आपके बागा जतिन। अभी इन सब की कहानी आगे कनेक्ट होएगी, चिंता मत करो। फिर आते हैं अगले केस पे, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912 में होता है। तो जो युगांतर वाले थे वो बंगाल से अपनी शिफ्ट कर लेते हैं कैपिटल, कहां पे? दिल्ली के अंदर। जब दिल्ली के अंदर शिफ्ट करा तो इन्होंने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, जो वायसरॉय है ना, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, उस पर बम फोड़ देते हैं, उस पर बम फोड़ देते हैं। तो रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल इन्होंने बम लिया और फोड़ दिया। लेकिन हुआ क्या? ये बच गया, ये जो वायसरॉय हार्डिंग था आपका, ये बच गया। जब बच गया तो भैया पुलिस वालों ने पकड़ना शुरू कर दिया। तो ये दोनों तो भैया भाग गए, अंडरग्राउंड हो गए, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल। इनकी जगह दो अलग व्यक्तियों को पकड़ लिया था। ठीक है जी। फिर फाइनली आगे 1915 में रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल फिर से पिक्चर में आएंगे। इनको बोला गया कि आप गदर मूवमेंट संभालो, लेकिन नहीं संभाल पाते, क्योंकि 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो इंडिया के अंदर बहुत कानून सख्त कर दिए गए थे, जिसकी वजह से रास बिहारी बोस जापान चले गए। वहां पे उन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया, वहीं की एक जापानीज औरत से शादी कर ली। ठीक है, और वहां पे उनको एक अवार्ड भी दिया गया, क्या? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। आपके रास बिहारी बोस की बहुत इज्जत थी आपकी जापान के अंदर। ठीक है, फिर बाद में वो सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर। वहीं पे आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और फाइनली 1945 में उनकी हो जाती है मृत्यु। फिर उसके बाद वीरेंद्र नाथ चैटर्जी, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था 1914-15 के अंदर, बहुत सारे मल्टीपल लीडर्स थे इंडियंस वाले जो यूरोप में रहते थे। उन्हीं में से एक थे आपके वीरेंद्र नाथ चैटर्जी, जो कि बर्लिन के अंदर थे, जर्मनी के अंदर थे। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम है बर्लिन कमेटी, या इसको कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी। ठीक है, तो जो आपके बागा जतिन थे युगांतर वाले, वीरेंद्र नाथ चैटर्जी ने सोचा चलो उनकी मदद करेंगे, यहां से असला बारूद भेज देंगे। ठीक है जी, असला बारूद भेज देंगे। तो युगांतर वालों के पास पैसा कहां से आएगा असला बारूद खरीदने के लिए? वो क्या करते थे, जो भी ब्रिटिशर्स की बोट होती थी उनको लूट लेते थे। तो बागा जतिन एक दिन वेट कर रहे थे बालासोर कहां है? उड़ीसा के अंदर। वहां पे वेट कर रहे थे कि वीरेंद्र नाथ चैटर्जी ने वहां से असला बारूद भेजा, वो मुझे पकड़ना है, लेना है। लेकिन ये बात ब्रिटिश पुलिस को पता चल गई, ब्रिटिश पुलिस वहां पहुंच जाती है, रेड हो, ये कभी भी हथियार बागा जतिन को मिल नहीं पाए, तो उन्हें वहां से भागना पड़ता है, और बागा जतिन भी 1915 में हो जाती है उनकी मृत्यु। ठीक है, पंजाब के अंदर क्या चल रहा है? पंजाब के अंदर ऑलरेडी आर्य समाज की विचारधारा पॉपुलर हो चुकी है, उसकी वजह से काफी लोगों के अंदर क्या है, राष्ट्रवाद की भावना है। और सिंह सभा में से अकाली दल खालसा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जो अकाली दल वालों ने किया था। बेसिकली क्या था, जो गोल्डन टेंपल था उसका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पहले ब्रिटिश संभालता था, लेकिन ये क्या अकाली मूवमेंट क्यों हुआ था? ताकि उसका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के पास आ जाए। वो भी सही बात है। तो उस टाइम पे हुआ क्या था, एक कैनाल कॉलोनी एक्ट आया था। बाड़ी डोआब क्या होता है? बाड़ी डोआब बेसिकली जो आपकी ब्यास नदी और रवि नदी है उसके बीच का जो एरिया है उसे कहते हैं बाड़ी डोआब। ठीक है, तो हुआ क्या, कैनाल कॉलोनी एक्ट आया था, उसके अंदर ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि भाई आप उस दोआब में जाके सेट हो जाओ और वो जमीन हम आपके नाम कर देंगे। तो बहुत सारे लोग सेट वहां चले गए, उनके नाम जमीन हो गई। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने यही एक्ट को रिपील कर दिया, वापस कर दिया कि नहीं अब तुम्हारे नाम जमीन नहीं है। अरे ये क्या बात हुई भाई? तो इसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था पंजाब के अंदर, जिसके अंदर आपके लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जी थे। ये अजीत सिंह कौन है? भगत सिंह के चाचा जी हैं ये। ठीक है, अजीत सिंह ने उस टाइम पे एक सोसाइटी स्टैब्लिश करी थी जिसको कहते हैं भारत माता सोसाइटी। उन्होंने ही एक मूवमेंट चलाया था जिसे कहते हैं पगड़ी समाल मूवमेंट, पगड़ी समाल ओ जट्टा पगड़ी समाल। ठीक है, दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन लोग इतना ज्यादा विद्रोह कर रहे थे दोनों को छोड़ भी दिया गया। ठीक है, लाला लाजपत राय फिर बाद में साइमन कमीशन के अंदर आएंगे, और जो आपके अजीत सिंह जी थे ये कहां चले जाते हैं? जिनेवा चले जाते हैं, और
14 अगस्त 1947 को इनकी मृत्यु हो जाती है, जस्ट भारत के आजाद होने से एक दिन पहले। अब देश के बाहर क्या चल रहा है? इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर भैया सबसे पहले तो लंदन के अंदर आपके श्याम किशन वर्मा, जिसकी हमने बात करी थी, जिन्होंने सावरकर जी को बुलाया था, बिलोंग टू काठियावाड़ रीजन, गुजरात में जो काठियावाड़ रीजन है वहां से बिलोंग करते हैं, पढ़ाई करी कैम्ब्रिज के अंदर, फिर इंडिया के अंदर कई सारी स्टेट्स के मंत्री भी बने, दीवान बने थे। फिर क्या हुआ, वापस इंग्लैंड चले गए कि नहीं यार दीवार बनने में मजा नहीं आ रहा, मुझे राष्ट्रवाद की भावना फैलानी है, इंग्लैंड चले गए वापस। वहां पे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इंडिया हाउस, ठीक है। और क्या करा इन्होंने, इनका एक न्यूज़पेपर आता था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इनके स्टूडेंट कौन थे? सावरकर, ढींगरा और हरदयाल भी इनके स्टूडेंट हुआ करते थे। 1909 के अंदर ये जनेवा चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि कर्जन वाइली को मार दिया था मदन लाल ढींगरा ने, तो इनके ऊपर भी उंगली आ गई थी ब्रिटिशर्स की, इसीलिए ये कहां चले जाते हैं? जनेवा। जनेवा में फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 1930 के अंदर, और अभी 2003 के अंदर इनकी जो अस्थियां हैं वो वापिस आई हैं वहां से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ पेरिस। पेरिस के अंदर आपकी भिकाजी कामा हुआ करती थी, जो कि पॉलिटिकल सेक्रेटरी थी किसकी? दादा भाई नेहरू जी की। फिर इंडिया हाउस को ज्वाइन करा इन्होंने, जो कि श्याम किशन वर्मा जी ने बनवाया था। फिर ये पेरिस मूव कर जाती हैं, ठीक है। इन्होंने पेरिस के अंदर एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम है पेरिस इंडिया सोसाइटी। न्यूज़पेपर इनका आता था जिसका नाम था वंदे मातरम। इन्होंने एक आर्टिकल, एक जनरल लिखा था मदन तलवार, ठीक है। ये बेसिकली पहले इसका नाम तलवार हुआ करता था, लेकिन बाद में इसमें मदन वर्ड ऐड कर दिया। क्यों? मदन लाल ढींगरा ने जो मारा था किसको? कर्जन वाइली को। फिर सेकंड एक इंटरनेशनल हुई थी स्टुटगार्ट जर्मनी के अंदर, जहां पे जितनी भी कॉलोनीज थी उनके लीडर्स को बुलाया गया था, तो उसमें ये भी गई थी। जो इंडिया का पहला नेशनल फ्लैग बना है वो इन्होंने ही बनाया था। शी मेड फर्स्ट इंडियन फ्लैग, ये था वो, ठीक है। और ब्रिटेन ने फिर बोला भी था कि इनको, फ्रांस वालों के, भैया ये आपके यहाँ भिखाई जी कमाए, इनको हमें दे दो, तो फ्रांस वालों ने मना कर दिया, नहीं जी हम तो नहीं दे रहे। उसके बाद वीरेंद्र नाथ चटर्जी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्या? गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है जी गदर मूवमेंट? बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के अंदर क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। कैसे स्टार्ट हुआ भाई? 1907 में मैंने बताया था अनुशीलन समिति थी, जिसके अंदर कुछ लोगों को भेज दिया गया था लंदन और कहां पे, नॉर्थ अमेरिका। तो उसी में से तारकनाथ दास जी आए थे और जीडी कुमार आए थे। हाँ सर। तो तारकनाथ ने क्या करा था? फ्री हिंदुस्तान नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, और जीडी कुमार ने स्वदेश सेवक होम नाम से बनाई थी, ठीक है। उस टाइम पे एक पैम्पलेट, एक पर्चा भी छापा गया था जिसे कहते हैं सर्कुलर ए आजादी। किसने बनाया था? रामनाथपुरी ने, ठीक है। शुरू में ये कहां थे? वैंकूवर में थे, कनाडा के अंदर। बाद में सिएटल मूव कर गए। सिएटल कहां है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ठीक है। 1913 में एक लीडर थे भगवान सिंह। ये क्या आइडियोलॉजी प्रीच करें कि भैया हमें गोला बारूद ही मारना है, तभी हम आजाद हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तब आपके लाला हरदयाल जी पिक्चर में आते हैं। अब ये हरदयाल जी का क्या बैकग्राउंड है? संस्कृत में एजुकेशन ली थी, आईएएस ऑफिसर थे, क्लियर करी थी इन्होंने आईसीएस, ठीक है। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लिख रहे थे। कुछ इन्होंने सोशोलॉजिस्ट में, जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट, जो श्याम किशन जी वर्मा का जो न्यूज़पेपर आता था उसके अंदर आर्टिकल्स लिखते थे। पेरिस में जो आपकी भिकाजी कामा का जो न्यूज़पेपर आता था वंदे मातरम, उसके अंदर भी आर्टिकल लिखते थे। और फिर कहां चले जाते हैं ये? यूएसए आने के बाद इन्होंने सबसे पहले क्या किया? एक एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम बनाया, गुरु गोविंद सिंह एजुकेशन स्कॉलरशिप, और फिर हिंदुस्तानियों को ये लोग स्कॉलरशिप के नाम पे बुलाते थे। इन्होंने 1913 के अंदर क्या किया? एक एसोसिएशन बनाया, हिंद एसोसिएशन, या उसी का दूसरा नाम है पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। गदर प्रोग्राम में बेसिकली था क्या? ये सोच रहे थे कि भाई असैसिनेशन करेंगे किसका? ऑफिशियल्स का। जितने भी ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स हैं उन सबको गोली मार देंगे। जितनी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको हम लिखेंगे, पेपरों में लिखेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि हम इस तरीके से ब्रिटिशर्स को भगा सकते हैं। ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिटरेचर लिखते रहेंगे। दुनिया के अंदर जो भी कॉलोनीज हैं जहां पे इंडियन आर्मी है, वहां पे जो भी इंडियन आर्मी है उन सबके साथ काम करेंगे, ताकि जितनी भी कॉलोनीज हैं हर जगह एक साथ ही विद्रोह कर दो। तो इनका प्रोग्राम था ये, कुछ भी ऐसा करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले भैया हमें तो पैसे भी तो चाहिए, तो पब्लिक मीटिंग्स करके पैसे इकट्ठे करते थे। आश्रम बनाया एक युगांतर आश्रम, कहां पे? सैन फ्रांसिस्को के अंदर। उसके बाद इनका वीकली न्यूज़पेपर आता था गदर। फिर 1913 के अंदर इन्होंने जो इनका ऑर्गेनाइजेशन था हिंद एसोसिएशन, उसी का नाम चेंज करके कर दिया हिंदुस्तान गदर पार्टी, ठीक है। खूब ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिख रहे हैं। तो भैया क्या हुआ? जब लिख रहे थे तो हरदयाल को अरेस्ट कर लिया गया यूएसए के अंदर, लेकिन ये भाग गए वहां से। कहां? स्विट्जरलैंड भाग गए। अब हुआ क्या? इसी के दौरान भाई हमें पता है 28 जनवरी को
वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने अटैक कर दिया था सर्बिया के ऊपर, ठीक है जी। उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर 1 था तो जापान और आपका जो यूएसए था ये अलाई हुआ करता था। सेकंड जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तब ये दोनों दुश्मन थे, लेकिन पहले वाले में एक दूसरे के दोस्त थे। तो नेविगेशन मतलब सी में अगर आपको अपना शिप लेके जाना है तो वो फ्री था नेविगेशन। उस समय आपके एक लीडर हुआ करते थे गुरदीप सिंह, और उनके साथ कुछ 350 और सरदार भाई लोग थे। इन लोगों ने सोचा कि हम वैंकूवर चले जाएंगे, ठीक है जी, और वहां से यूएसए चले जाएंगे। तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई योकोहामा से निकलेंगे, हांगकांग जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, वहां से हम फाइनली वैंकूवर पहुंच जाएंगे। इसको करने के लिए एक बोट हायर करी जिसका नाम था कोमागाता मारू बोट। हुआ क्या, कोमागातू मारू इंसिडेंट होता है। बेसिकली हुआ क्या, जब गुरदीप सिंह और जो बाकी जो माइग्रेंट्स थे वो वैंकूवर पहुंचे, तो भैया वहां की कनाडा की गवर्नमेंट ने उनको मना कर दिया कि आप यहां वैंकूवर में एंट्री नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कनाडा उस टाइम पे ब्रिटिश के अंडर था और वो तो चाह ही नहीं रहे थे कि ऐसा कुछ हो, तो इसीलिए मना कर दिया। 2 महीने तक ये लोग उसी बोट पे रहे, नहीं माना कोई। जब नहीं माना तो वहां की सरकार ने ऑर्डर निकाला कि इनकी बोट को वापस भेजो कलकत्ता। लोगों ने मना कर दिया कि नहीं भाई हम तो नहीं जाएंगे। तो हुआ क्या, पुलिस एक्शन हुआ। पुलिस एक्शन हुआ जिसके अंदर 22 लोग मारे गए सितंबर 1914 के अंदर। इसकी वजह से जो गदर के लीडर्स थे वो सबके सब गुस्से हो गए कि भाई ये तो बहुत गलत हुआ, हमारे भाइयों को ऐसे कैसे मार दिया। तो इन लोगों ने प्लान किया कि चलो चलते हैं कहां, इंडिया। ऑल लीडर प्लान टू गो बैक टू इंडिया, और भैया 21 फरवरी 1915 को हम विद्रोह कर देंगे। लेकिन ब्रिटिश इंटेलिजेंस इस टाइम पे इतनी ज्यादा एक्टिव थी कि उन्हें पता चल गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। जितने भी मेजर लीडर्स थे गदर मूवमेंट के, सबको अरेस्ट कर लिया गया। कहां पे? लाहौर के अंदर। इसे ही कहते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। फिर जैसा मैंने बताया था, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल को बोला गया था कि आप लीड करो 1915 में, लेकिन वो नहीं हो पाता क्योंकि एक्ट पास हो गया था और इंडिया के अंदर बहुत कड़े कानून आ गए थे। तो फिर रास बिहारी बोस जापान चले गए थे। इनकी कहानी हमने देख ही ली। अब इन्हीं के साथ गदर मूवमेंट में 2 लीडर और थे, कौन? बरकतुल्लाह और राजा महेंद्र प्रताप। इन्होंने एक एक्साइल्ड गवर्नमेंट बनाई थी अफगानिस्तान के अंदर, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। ये था आपका फेज 1। फेज 2 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप एक A4 शीट लो, उसके अंदर साथ में लिखते रहो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको कोई फीडबैक देना है तो कमेंट में, बिल्कुल मैं उसके लिए ओपन हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और जय हिंद।